राजनीति की बात सही, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज सरकार और संगठन के बीच बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। आज बीजेपी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को लखनऊ बुला लिया गया है। इससे पहले कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। कल मुख्यमंत्री आवास पर हुई सरकार और संगठन की समन्वय बैठक के बाद संगठन की यह बैठक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक को यूपी की सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री इसमें शामिल होंगे। बैठक में सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को कल फोन करके लखनऊ आने के लिए कह दिया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आ रही है। इसके लिए केंद्रीय स्तर से 2 बड़े पार्टी पदाधिकारी लखनऊ पहुंच रहे हैं। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ आ रहे हैं इस बैठक के लिए। इसलिए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष सुबह की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे आज। इसके अलावा बीजेपी प्रभारी, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में आज लखनऊ पहुंचेंगे। संगठन के महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक में शामिल रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सारे प्रदेश महामंत्री, ये सब इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को भी मुलाकात के लिए बुला लिया गया है। इसके मायने क्या हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज होने वाले यूपी बीजेपी की मीटिंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। बीजेपी के केंद्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे। बीजेपी नेताओं से बैठक के बाद मंत्रियों के साथ बातचीत, पहले नेताओं के साथ बातचीत, उसके बाद मंत्रियों के साथ बातचीत। 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे बीएल संतोष, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह शामिल है। उनसे बीएल संतोष बात करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से भी बीएल संतोष बात करेंगे। ये एक बड़ी खबर आपको दे दें। संगठन के साथ बातचीत, पदाधिकारियों के साथ बातचीत और उसके बाद 2 मंत्रियों से भी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ भी संवाद करना है। आइए ताजा अपडेट ले लेते हैं। अनुभव शुक्ला इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अनुभव, ये दोनों केंद्रीय पदाधिकारी पार्टी के कब तक लखनऊ पहुंच जाएंगे और ये बैठक कब से शुरू हो जाएगी? देखिए, कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे ये लखनऊ पहुंच जाएंगे और उसके बाद दोपहर तकरीबन 1 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जिन महामंत्रियों को, जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं, उनको भी इस बैठक में रहने को कहा गया है। तो वो ज़्यादातर लोग उसमें लखनऊ में मौजूद हैं। वो सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि ये संगठन के लिहाज से तो बड़ी बैठक है ही, लेकिन कहीं न कहीं 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री आवास पर सरकार और संगठन की जो बैठक हुई थी, उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में जो पंचायत चुनाव, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष, जो ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव होने हैं, उस पर तो चर्चा होगी, पर एक तरीके से 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए पार्टी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। क्योंकि कुछ समय पहले जब पंचायत के नतीजे आए तो बीजेपी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी जितना उसने तैयारी की थी। और अब ये लग रहा है संगठन को भी कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो 2022 में क्या कहीं नुकसान ना उठाना पड़ जाए। इसीलिए पार्टी ने अब खुद को, संगठन ने अब खुद को एक तरीके से हम कहते हैं हर एक चीज़ को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जिस तरीके से सुगबुगाहट पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रही है, खासतौर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उस पर भी ज़रूर चर्चा संभव है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अभी देखिए 53 कुल मंत्री हैं और 60 मंत्री हो सकते हैं, तो 60 तो पद ऐसे ही खाली हैं। और हमने अधिकतर देखा है कि जब सरकार का आखिरी वर्ष होता है तो ऐसे में क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को साधने के लिए ज़रूर कैबिनेट विस्तार किया जाता है। तो हो सकता है कि एक चर्चा उस पर भी हो। ठीक है अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास लौटेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक को हम लगातार ट्रैक करें, इससे जुड़ी हुई एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब आपको यूपी का कोरोना का जो अपडेट है वो दे देते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, गिरावट का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 41,214 रह गई है। 30 अप्रैल की पीक संख्या 3,10,783 की तुलना में 86.75% कम है। उन्होंने बताया कि रविवार को कोरोना के 1908 पॉजिटिव केसेस आए। 24 अप्रैल को 38,055 मामले सामने आए थे, उनकी तुलना में ये 5% लगभग कम है। वहीं यूपी में रिकवरी रेट 46.4% हो गया है, माफ कीजिएगा 96.4% हो गया है, जबकि संक्रमण की चपेट में आने से 140 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी अपडेट लखनऊ से है। सीएम योगी टीम 9 के साथ आज बैठक करेंगे सुबह 10:30 बजे। 1 जून से शुरू होने वाले मेगा वैक्सीनेशन पर इस बैठक में मंथन होगा। सरकार की तैयारी जून में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने की है, उनके वैक्सीनेट करने की है, और वो कैसे होगा इतने मेगा स्केल पर, इसके लिए ही समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुभव, आज एक बार फिर से टीम 9 की बैठक, बड़ा निर्णय कल ले लिया गया है, लेकिन आज की टीम 9 की बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, क्योंकि 1 तारीख से यानी कल से पूरे यूपी में एक अभियान चलेगा टीकाकरण का, और 1 करोड़ टीका 1 महीने में लगाने की सरकार की तैयारी है। अभी आप देखिए, जनवरी से जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तकरीबन 1,75,76 लाख के आसपास ही टीके लगे हैं, यानी कि 4-5 महीने में 1,76 लाख। लेकिन अब तैयारी है कि जून महीने में ही 1 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाए, और इसमें भी कैटेगरी होगी, यानी जो 45+ है वो तो केंद्र सरकार टीका दे ही रही है। इसके अलावा 18+ के लिए सरकार ने जो ऑर्डर दिया था, चाहे वो हम कहें तो सीरम को दिया था, चाहे वो भारत बायोटेक को दिया था, 50-50 लाख के जो ऑर्डर दिए थे, उसी ऑर्डर में से वैक्सीन अब कंपनियां भेज रही हैं। और उम्मीद सरकार को यही है कि आने वाले, अभी फिलहाल जितनी वैक्सीन है उससे कल से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे वैक्सीन आती रहेगी और ये जो प्रक्रिया है ये आगे बढ़ती रहेगी जी। इसी को लेकर आज बैठक में चर्चा हो सकती है कि कैसे इस मेगा ड्राइव को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, और ये बेशक एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर 1 महीने में 1 करोड़ लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण होता है उत्तर प्रदेश में। ये बेशक एक उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बेहतर होती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने लोगों को कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का फैसला कर लिया है। हालांकि ये राहत केवल उन जिलों को मिलेगी जहां पर कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 600 से कम है। 30 मई की स्थिति के अनुसार इस दायरे में कुल 55 जिले आते हैं, जहां पर सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी और हर शाम 7 बजे से रात्रिकालीन बंदी लागू हो जाएगी। आपको दिखाते हैं कि किन जिलों में छूट है और किन जिलों में नहीं है। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर नगर, प्रयागराज और आगरा जैसे 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले कुल 20 जिलों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी, ताकि यहां भी केस कम हो सके, और अगले आदेश तक इन 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू यथावत यानी जैसा चल रहा है वैसे रहेगा। नए नियम 1 जून की सुबह 7 बजे से लागू होंगे। इससे पहले 31 मई को पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। आज की तारीख में जैसी स्थितियां अभी चल रही थी वैसी ही रहेंगी। गृह विभाग ने इस संबंध में डिटेल गाइडलाइंस जारी कर दी। तो ये वो 20 जिले हैं जो लॉक रहेंगे, जो हम आपको इस वक्त बता भी रहे हैं। मेरठ इसमें शामिल है, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बागपत, जौनपुर, मुरादाबाद, ये वो जिले हैं जो फिलहाल लॉक ही रहेंगे। खबर वाराणसी से। कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का 1 ही डोज काफी है, ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीएचयू के वैज्ञानिक का यह शोध, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने शोध किया और पीएम को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, कोविड की 1 ही वैक्सीन उन लोगों के लिए काफी है। 1 डोज वैक्सीन की, चाहे वो कोवैक्सीन है चाहे वो कोविशील्ड है, उसकी 1 ही डोज काफी है जो संक्रमित हो चुके हैं। अब इस संबंध में जो उन्होंने शोध किया है, एक पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ये बात कह रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बात। तो अगर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, अगर प्रोफेसर की ये बात प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं इस सुझाव को, या भारत सरकार मानती है, तो ये एक मैसिव चेंज होगा पॉलिसी में। इसमें कोई शक नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर में बदमाशों ने एक निजी चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी। चिकित्सक क्लिनिक बंद करके घर जा रहे थे। इसी बीच पहुंचे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। खून से लथपथ डॉक्टर को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी। भदोही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां क्राइम ब्रांच और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने 105 लीटर अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी मात्रा में शराब की बोतल और ढक्कन, इसके साथ साथ रैपर्स बरामद किए गए। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के नौगवा गांव के गुलपुर मोहल्ले में जमीन बेचने से नाराज बेटे ने पिता से कहासुनी के बाद कुल्हाड़ी से काटकर उनकी बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होने का ये दावा किया जा रहा है, लेकिन गाजीपुर कोविड-19 टीकाकरण की टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महेटू पर पहुंचे, जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखा। कारण स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले 8 साल से स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद अभी तक बिजली के दर्शन नहीं हुए। बलिया में अंग्रेजी शराब की लाइसेंसी दुकान पर औचक छापेमारी की गई। छापेमारी में अनुज्ञप्ति के गोदाम से 10 लाख रुपए कीमत की 182 पेटी विभिन्न ब्रांड्स की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। दुकान के अनुज्ञप्ति धारक और सेल्समैन सहित 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। तो पूर्वांचल की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं और खबर अलीगढ़ से। जहरीली शराब कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई यह है कि पुलिस ने 50,000 के इनामी विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। विपिन यादव की निशानदेही पर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। बड़ी तादाद में शराब की बोतलें, रैपर, ढक्कन, बारकोड रील जो है बरामद की गई है और मामले में पुलिस ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ शराब कांड मामले में पहले ही आरोपी और एनएफ आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद टीमें गठित की गई हैं। अलग अलग टीमें बनी है जो लगातार आरोपियों को ढूंढ रही थी। इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई और विपिन यादव पकड़ा गया है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। अभी कुछ अन्य आरोपी और हैं जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन विपिन यादव की निशानदेही पर एक अवैध शराब फैक्ट्री का ये खुलासा हुआ है, जहां बोतलें, शराब की रैपर, ढक्कन, ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। और अब हम आपको 3 ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना काल में जहां एक और डॉक्टर दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, वहां कैसे इस संक्रमण ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आज भी यूपी के 3 अलग अलग जिलों से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। क्षमा करें, तस्वीरें कल आई हैं जो बहुत विचलित करने वाली हैं। बलरामपुर, महोबा और उन्नाव की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर की है। वहां पर 2 युवक शव को राप्ती नदी के पुल से नदी में फेंकते नजर आ रहे हैं। घटना सिसई घाट पर बने पुल की बताई जा रही है। सीएमओ के मुताबिक शख्स की कोरोना से मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर महोबा की है। इसमें एक शख्स की तबीयत खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को कचरे की गाड़ी में लाद कर ले जाया गया। तीसरी तस्वीर उन्नाव की है। उसमें गंगा में बहते हुए शव देखे जा सकते हैं। बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया और शव नदी के पानी में दिखाई देने लगे। फतेहपुर जिले में गंगा नदी में 6 शव बहते हुए मिले और उसके बाद से हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने गंगा नदी से शवों को बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार उनका करवा दिया है। गंगा नदी में बहते शव की सूचना के बाद एसडीएम सदर प्रमोद झा समेत नायब तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ गंगा नदी में स्टीमर से निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहीं एसडीएम सदर प्रमोद झा ने बताया कि सुबह फोन से उनको सूचना मिली कि एक शव गंगा नदी में बह रहा है, जिसके बाद मौके पर एसओ को भेजा गया। जानकारी के बाद एसडीएम लालगंज ने गंगा में स्टीमर से दौरा किया तो 6 शव बहते हुए मिले। हालांकि सभी शवों को बाहर निकालकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। गंगा नदी में पिथौरा के सामने शव जैसी कोई चीज उतरा रही है। इस सूचना पर हमने थाना अध्यक्ष हुसैनगंज को कॉल किया और उनको बताया कि जाकर इसको देखिए, अगर शव जैसी कोई चीज़ है तो तत्काल उसके लिए आवश्यक कार्यवाही करें। वो गए
गए तो उन्होंने देखा कि रायबरेली की तरफ किनारे वो शव गंगा जी में लगा हुआ था। बताया कि साहब काफ़ी पुराना शव है, दूर से, क्योंकि कई शवनुमा अन्य चीज़ें भी थी जिस पर ये कन्फर्म नहीं था कि वो भी शव है। अंत तक जाकर के कुल 6 शव निकाले गए जो काफ़ी पुराने थे, शिनाख्त नहीं हो सकी। उनका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक वहीं बिठौरा घाट पर करा दिया गया है। और अब बात इंसानियत के उस आपातकाल की जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि कोरोना काल में एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने न सिर्फ खून के रिश्तों को खत्म किया बल्कि मरने के बाद अंतिम विदाई के सम्मान को भी छीन लिया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि लोग नदियों में लाशें बहाकर कौन सी नई मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बलरामपुर से आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। कोरोना संक्रमित के शव को नदी में फेंकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑन कैमरा पीपीई किट, भतीजे ने नदी में फेंका चाचा का शव। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर यूपी के बलरामपुर जिले की है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला ये दृश्य जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुल किनारे 2 युवक एक शव को राप्ती नदी में फेंक रहे हैं, जिसमें एक शख्स ने पीपीई किट पहन रखी है, जिससे पता चलता है कि ये शव किसी कोरोना पॉजिटिव का है। शव फेंके जाने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जब एडीएम A.K. शुक्ला ने मामले की जांच सीएमओ को सौंपी तो पता चला कि ये शव सिद्धार्थ नगर के शौरतगढ़ निवासी प्रेमनाथ मिश्रा का है, जिन्हें 25 मई को सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उनके भतीजे संजय कुमार ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 28 मई को प्रेमनाथ की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 29 मई को प्रेमनाथ का शव भतीजे संजय कुमार की मौत हो गई। मीडिया पर शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शौरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया, दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, शेष कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शव को शमशान घाट ले जाने की जगह भतीजे संजय कुमार ने अपने चाचा के शव को बारिश के बीच पुल से राप्ती नदी में फेंक दिया। शायद उसे लगा कि इसकी भनक किसी को नहीं लगेगी, लेकिन जब मानवता को शर्मसार करने वाला कर्मकांड हो रहा था तभी पुल से गुजरते एक शख्स ने इस पूरी घटना को अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के आने के बाद सीएमओ की तहरीर पर मृतक के भतीजे संजय कुमार और उसके साथ दिख रहे दूसरे शख्स के खिलाफ महामारी अधिनियम और दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। कल दिनांक 29 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह बात कही गई कि पीपीई किट पहन करके राप्ती नदी के पुल से शव को गिरा दिया गया। इस संदर्भ में कोविड नियमों एवं प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात प्रकाश में आने पर सीएमओ बलरामपुर के कार्यालय द्वारा कोतवाली देहात बलरामपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। गंगा में फिर तैरते मिले शव। बक्सर घाट पर दफनाए गए शव अब नदी में तैर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा में तैरते हुए शवों की तस्वीर खूब वायरल हुई और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन्नाव जिले से गुजरने वाली गंगा की है, जब बक्सर घाट पर दफनाए गए शव पानी का स्तर बढ़ने के बाद गंगा में तैरने लगे तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
कि इस वक्त गंगा में तैरती लाशें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार कोरोना संक्रमण से मरने वालों के दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपए तक दे रही है, उसके बावजूद नदी में शव फेंकना और नदी किनारे शव को दफनाना किसी अपराध से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कितनी शर्मनाक तस्वीरें आपने भी देखी। आगे बढ़ते हैं और अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना पूरे देश के लिए समस्या बनकर सामने आया है, लेकिन अगर बात की जाए अयोध्या की सरयू नदी की, तो कोरोना लॉकडाउन सरयू के लिए वरदान साबित हुआ और इस वक्त सरयू की जलधारा एकदम स्वच्छ और साफ दिख रही। लखनऊ में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसमें जालसाज को इंदिरानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुआ युवक लड़कियों से धर्म बदलवा शादी करता था, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था और जानकारी के मुताबिक ये युवक आजमगढ़ के बखरा गांव का रहने वाला है। अंबेडकर नगर में पंचायत भवन बना नशेड़ियों का अड्डा। बड़ी संख्या में पंचायत भवन पर रहता नशेड़ियों का जमावड़ा। पंचायत भवन पर खुलेआम होती है ताड़ी की बिक्री। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ताड़ी पीते तस्वीरें कैमरे में कैद। बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द और काफी कमजोरी की शिकायत के बाद बाराबंकी जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अलीगढ़ शराब कांड के बाद सीतापुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सभी थानों की पुलिस ने अभियान चलाकर 3,673 लीटर अवैध शराब और 20 अवैध शराब की भट्टियों को बरामद कर 145 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध देशी शराब के खिलाफ अमेठी पुलिस ने अभियान चलाया। 25 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फुर्सतगंज थाना इलाके के पूरे गुरु तेंदुआ गांव का मामला। फतेहपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग और पुलिस का बड़ा एक्शन। 150 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद। 20 क्विंटल लाइन नष्ट। एक आरोपी मौके से गिरफ्तार।